नमस्कार, मैं रवींद्र नाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य, बीएड विभाग साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज पहला मऊ प्रतापगढ़। आप सभी का यूट्यूब चैनल ई शिक्षा पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोग रिसर्च मेथडोलॉजी अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण वैयक्तिक अध्ययन पद्धति केस स्टडी मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो, इसके पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप यहाँ पर विभिन्न विषयों पर होने वाले लेक्चर को सुन करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो प्रकरण है वह है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। उसके अंतर्गत हम आप लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है, अर्थ एवं परिभाषा। अगर आप शब्द पर ध्यान दें तो वैयक्तिक अध्ययन को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी भाषा में केस स्टडी कहा जाता है। स्टडी का मतलब अध्ययन, केस का मतलब व्यक्ति। व्यक्ति एक इकाई को सूचित करता है या व्यक्ति को एक इकाई माना जा सकता है। और अगर आप इकाई के बारे में जानना चाहें तो इकाई उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें चीजें आद्योपांत जुड़ी हुई हों, संगठित हों। तो इकाई के लिए संगठित होना जरूरी है, और जब चीजें संगठित हो जाती हैं तो उनका समग्र अध्ययन, उनको उसका एक समग्र अवलोकन सरलता से किया जा सकता है। इसी थीम पर, इसी विचार पर, इसी प्रत्यय पर हमारा ये टॉपिक व्यक्ति अध्ययन आधारित है। यह शोध की दुनिया में एक महत्वपूर्ण शोध विधि के रूप में स्वीकार्य है। इसे अप्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत रखा जाता है। अगर जब हम रिसर्च को कैटेगराइज करते हैं, अनुसंधान का वर्गीकरण करते हैं, विभिन्न अनुसंधानों का प्रकार निर्धारित करते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति अध्ययन शोध पद्धति है ये अप्रयोगात्मक शोध के वर्ग में आती है, जिसके अंतर्गत हम किसी व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, समूह, समुदाय आदि का गहराई से विश्लेषण करते हैं। एक बार पुनः समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चीजें यहीं से जुड़ करके आगे बढ़ेंगी। व्यक्ति अध्ययन एक अप्रयोगात्मक शोध पद्धति है जिसमें हम किसी एक परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, समुदाय आदि का गहराई से अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं। कहने का मतलब जो स्टडी की जाती है वो पूरे डेप्थ में की जाती है, ऊपर ऊपर से नहीं की जाती। इसको अगर आप यूं कहें कि हम किसी व्यक्ति, समुदाय या इकाई का आद्योपांत अध्ययन करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ विद्वानों ने व्यक्ति अध्ययन को परिभाषित किया है अपने शब्दों में। अगर उनकी परिभाषाओं का अध्ययन किया जाए तो इस व्यक्ति अध्ययन पद्धति के निहितार्थ को, अभिप्राय को समझना सरल हो जाएगा। ऐसे में पहली परिभाषा है गुडे तथा हार्ट के अनुसार। नाम पुनः सुन लीजिए, जिसे आप आवश्यकता अनुसार इसको
नोट भी कर सकें, क्योंकि डिफिनेशन नोट कर लेनी चाहिए और उसको नोट करके याद कर लेनी चाहिए। कहीं कहीं डिफिनेशन को कोटेशन के रूप में पूछ लिया जाता है। ऐसे में ये परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहली परिभाषा है बूडे तथा हार्ट के अनुसार। इन्होंने कहा यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर इस पूरी डिफिनेशन के निचोड़ को समझें तो सिर्फ यही अभिप्राय पता चलता है कि व्यक्ति अध्ययन ऐसे अनेक सामाजिक तथ्यों का एक संगठित या गहराई युक्त अध्ययन है जिसमें उसके समग्र स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। अर्थात चाहे व्यक्ति संबंधी हो, समुदाय संबंधी हो, समूह संबंधी हो, उसे एक इकाई का रूप दे दिया जाता है और उस इकाई को एक प्रॉब्लम मान करके उसका सांगोपांग, समुचित या आद्योपांत अध्ययन केस स्टडी के अंतर्गत किया जाता है। चाहे समूह हो वो भी हमारे लिए केस ही होता है, व्यक्ति हो वो भी हमारे लिए केस ही होता है। इसमें केस इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें आप देखिए बार बार केस शब्द यूज हो रहा था और हर पेशेंट एक चिकित्सक के लिए केस होता है, एक अलग एक समग्र इकाई होता है हर पेशेंट अपने चिकित्सक के लिए, और वो उसको केस मान करके ही आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। वैसे ही सेम शोध की इस पद्धति में भी शोधार्थी के लिए जिस समस्या पर वह अध्ययन करने जा रहा है या जिसके बारे में, जिस समूह के बारे में, जिस समुदाय के बारे में वह अध्ययन करने जा रहा है, उसके लिए वह एक केस होता है। और केस स्टडी के बारे में यह भी जान लीजिए कि केस स्टडी का प्रादुर्भाव सबसे पहले क्रिमिनल दुनिया में हुआ। जो अपराध की दुनिया है और अपराध और पुलिस, यूं कहिए कि अपराध शास्त्र में जो है केस स्टडी शब्द सबसे पहले यूज किया गया और अपराधियों को या अपराध को एक केस मान करके उसके बारे में पुलिस जो स्टडी करती थी और एक फाइल क्रिएट करती थी उसे ही केस स्टडी कहा जाता था। अर्थात हर एक अपराधी की एक केस स्टडी होती है और उस केस स्टडी का अध्ययन करके उसके अपराध के बारे में, उसके द्वारा किए गए अपराध के बारे में या उसके आपराधिक जीवन के बारे में जो है पता किया जाता है कि आखिर वह अपराधी बना कैसे, उसने कितने गंभीर अपराध किए और उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश शेष बची हुई है। इन तमाम बातों का अध्ययन केस स्टडी में किया गया। अर्थात अपराध शास्त्र की देन है केस स्टडी शब्द। कालांतर में इसका बहुतायत प्रयोग चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत किया जाने लगा। निदानात्मक क्षेत्र में चीजों को डायग्नोस करने में, चीजों को खोजने में एक जो है चिकित्सा पद्धति के रूप में भी, क्लिनिकल मेथड के रूप में भी इसको यूज किया गया केस स्टडी को। चिकित्सक अपने ऑब्जर्वेशन में, अपने निरीक्षण में रोगी की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया को नोट करता चलता है और बाद में समग्र रूप से एक निष्कर्ष तक पहुंचता है कि आखिर रोगी के अंदर कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से व्यवहार परिलक्षित हो रहे हैं और होने वाले परिवर्तन या व्यवहार के पीछे कौन से कारण निहित है। आज भी आप जाइए, खास करके किसी होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाइए तो सबसे पहले वो आपकी केस स्टडी तैयार करता है और केस स्टडी तैयार करते समय वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है। जैसे रात्रि में स्वप्न तक के बारे में वो पूछता है, क्या खाते हैं, कब भूख लगती है, हर एक एक्टिविटी वो आपसे पूछेगा और उसके आधार पर आपकी केस स्टडी तैयार किया जाएगा। आज एजुकेशनल सेक्टर में भी केस स्टडी खूब अच्छे से की जाती है। शिक्षक अपने छात्रों की समस्याओं को लेकर के भी केस स्टडी करते हैं।
शोध की दुनिया में केस स्टडी का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हम विषयांतर यहां थोड़ा सा हो गया, माफी चाहेंगे, हम परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन विषयांतर के माध्यम से हमने आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने का प्रयास किया कि वास्तव में केस स्टडी की शुरुआत कैसे हुई और आज यह किस स्थिति में है। तो आज हर एक विषय में, हर एक क्षेत्र में केस स्टडी का बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात यही है कि केस एक समग्र इकाई होती है जिसके बारे में डेप्थली, बहुत गहराई से हम स्टडी करते हैं। अगर ये दो पॉइंट अगर आपको याद रहा तो आप केस स्टडी को आसानी से समझ जाएंगे। यानी डेप्थ शब्द यूज होगा और केस का मतलब एक यूनिट, एक इकाई से है जो बहुत ही समग्र स्वरूप में है, अर्थात वो विभिन्न अंग उपांग उसमें जुड़े हुए हैं, अर्थात उसका स्वरूप बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत ही संगठित है। अब दूसरी परिभाषा हम लेते हैं। पहली परिभाषा हो गई गुडे तथा हार्ट के अनुसार। परिभाषा को एक बार मैं पुनः दोहरा देना चाहूंगा। यह उन्होंने जो लिखा केस स्टडी के बारे में, सुन लीजिए। यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को उसके संपूर्ण रूप में ग्रहण किया जाता है। एक गुडे और हार्ट ने कहा केस स्टडी के बारे में। अगली परिभाषा है बिसेंज एंड बिसेंज। बिसेंज एंड बिसेंज, इन्होंने कहा कि वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक विवेचन का रूप है, मात्रात्मक नहीं, गुणात्मक। केस स्टडी के माध्यम से हमेशा गुणों पर चर्चा होती है, मात्राओं पर चर्चा नहीं होती। इसका अध्ययन गुणात्मक होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि वैयक्तिक अध्ययन एक गुणात्मक विवेचन है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा घटना का अत्यंत सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जाता है। अर्थात केस के रूप में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई परिस्थिति हो सकती है जिसके बारे में सावधानी से अवलोकन किया जाता है, बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्वेशन होता है। उसी केयरफुली ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम उस केस के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, कथन करते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये तो बात हो गई केस स्टडी की कि वास्तव में केस स्टडी क्या है। स्टडी का मतलब है अध्ययन, केस का मतलब है व्यक्ति। और यहाँ व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति के साथ साथ किसी समूह से भी हो सकता है, किसी परिस्थिति से भी हो सकता है, किसी घटना से भी हो सकता है, बशर्ते कि इन चीजों में या इन चीजों का, चाहे वो व्यक्ति हो, घटना हो, परिस्थिति हो, सबका स्वरूप संगठित होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एक यूनिट के रूप में होना चाहिए। इतनी बात को आप अवश्य ध्यान में रखिएगा केस स्टडी को समझने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रकरण के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है वैयक्तिक अध्ययन की विशेषताएं। वास्तव में विशेषताएं स्वरूप या गुणों का भी वर्णन करती हैं, बखान करती हैं। जब हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं निहित गुण या स्वरूप भी हमारे सामने प्रकट होते हैं और डिफिनेशन तथा मीनिंग से रह गई चीजें। अगर किसी भी अवधारणा का आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि केस स्टडी, कोई भी अवधारणा आप पढ़ रहे हैं, अगर वह अवधारणा समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए आपने मीनिंग पढ़ा, मीनिंग समझ में नहीं आई या कुछ चीजें मीनिंग से छूट रही हैं, तब आप नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। में भी हो सकता है परिभाषाओं से भी कुछ चीजें क्लियर ना हो पा रही हो, तब आप क्या करेंगे, विशेषताओं पर जाएंगे। और जैसे ही आप विशेषताओं पर पहुंचेंगे, विशेषताएं उस अवधारणा के समग्र स्वरूप को उकेर करके रख देंगी, पूरी तरह से स्पष्ट करके रख देंगी, फिर कहीं भी अस्पष्टता जैसी स्थिति शेष नहीं बचेगी। तो केस स्टडी या व्यक्ति अध्ययन पद्धति की जो पहली विशेषता है वह है पूर्ण अध्ययन। पूर्ण अध्ययन या समग्र अध्ययन। जो भी केस स्टडी की जाती है उसमें जो केस होता है, जो इकाई होती है हमारी, वो इकाई फिर मैं बता दे रहा हूं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना हो सकती है,
इकाई के रूप में, उसके बारे में हम समग्र या पूर्ण अध्ययन करते हैं। आद्योपांत, शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितनी भी जानकारियां होती हैं, सारी जानकारियों को एकत्र किया जाता है विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से और उसके बारे में अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरा है अनुसंधान का आधार व्यक्तिगत होता है। अब व्यक्तिगत, अब यहां पर बार बार मैं समूह शब्द यूज कर रहा हूं। देखिए, व्यक्तिगत का मतलब एक संगठित यूनिट के रूप में होता है। अगर समूह भी है तो इतना संगठित है, इतना सिमिलरिटी है उसके विभिन्न अंग उपांग या विभिन्न पक्षों में कि उसे एक यूनिट मान लिया जाता है। तो जो भी व्यक्तिगत अध्ययन में अनुसंधान कार्य होता है, शोध कार्य होता है, खोज का कार्य होता है, वो बहुत ही व्यक्तिगत होता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है गहन अध्ययन, डेप्थ स्टडी। भाई, एक होता है व्यापक और एक होता है गहन। गहन का मतलब होता है गहराई से और व्यापकता का मतलब होता है विस्तारित तरीके से। इसमें जो अध्ययन का स्वरूप होता है वो गहन होता है। हम चीजों को या उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं, केस से संबंधित जो जानकारियां होती हैं, उसको हम बहुत गहराई के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है। फिर है गुणात्मक अध्ययन, गुणात्मक और मात्रात्मक। गुण गहराई को दर्शाते हैं और मात्रा व्यापकता को दर्शाती है। और जहां मात्रा ज्यादा होगी वहां गुण कम होगा, यानी गुणात्मकता, उसकी मेरिट डाउन होना तय है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो केस स्टडी है उसमें गुणों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भाई, उसको बहुत मापने का प्रयास नहीं किया जाता कि कितनी मात्रा में, बल्कि क्यों और कैसे का उत्तर खोजा जाता है। जो जनरल अवेयरनेस गुण, यहां गुण से मतलब आप यूं लीजिए कि जो जनरल अवेयरनेस या सामान्य जागरूकता केस के संबंधित है, उसके बारे में डिसीजन किया जाता है, उसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो केस स्टडी में जो अध्ययन का स्वरूप होता है वो मात्रात्मक ना होकर के गुणात्मक होता है। फिर अगला है एक विवरणात्मक अध्ययन। विवरण तैयार किया जाता है, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, अर्थात केस के बारे में, वो केस कुछ कोई भी हो सकता है। केस के रूप में व्यक्ति हो सकता है, फिर से समझ लीजिए, और व्यक्ति के रूप में अपराधी हो सकता है, छात्र हो सकते हैं, कोई मरीज या पेशेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी पर भी केस स्टडी की जा सकती है। लेकिन जब केस स्टडी की जाएगी तो उससे संबंधित सारी सूचनाओं का विवरण तैयार किया जाएगा। विवरण तैयार करना एक अनिवार्य विशेषता है। जब तक हम विवरण तैयार नहीं करेंगे तब तक किसी भी निष्कर्षात्मक स्थिति में हम नहीं पहुंच सकते और कोई भी प्रिडिक्शन करना संभव नहीं होगा, कोई भी पूर्व कथन करना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसमें पूर्ण या समग्र अध्ययन, अनुसंधान का आधार व्यक्तिगत है, गहन अध्ययन है, गुणात्मक अध्ययन है और एक विवरणात्मक अध्ययन है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत या प्रकरण के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है वह है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व, कि किस लिए यह अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण मानी जाती है, किस लिए, या महत्व को आप लाभ के रूप में देख सकते हैं कि इस अध्ययन पद्धति से हमें क्या लाभ हो सकता है। क्योंकि भैया दुनिया आज लाभ के पीछे ही भागती, कोई हानि का सौदा नहीं करना चाहता। तो एक शोधार्थी को भी पता होना चाहिए कि वह जिस रिसर्च मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट करने जा रहा है क्या उससे उसको लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। अगर उसे रिसर्च की जिस मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है वह उसके गुण दोष उसको नहीं पता है, लाभ हानि के बारे में उसको अभिज्ञान नहीं है, तो निश्चित मान करके चलिए कि कार्य की सफलता में संदेह सदैव बना रहेगा कि सफल होगा मामला कि नहीं होगा। तो केस स्टडी के भी कुछ मेरिट्स डिमेरिट्स हैं
उनको जान लेते हैं, जिसमें पहला विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन। केस स्टडी के माध्यम से हम सरलता से केस के किसी विशिष्ट पहलू पर फोकस कर सकते हैं। भाई चूंकि केस हमारे ऑब्जर्वेशन में है, हमारे निरीक्षण में है, तो उस निरीक्षण के दौरान हम उस केस के किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट, किसी विशिष्ट पहलू पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, अपनी स्टडी को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं। ये पहला लाभ है। दूसरा है प्रभावी कारकों का अध्ययन। कौन कौन से कारक केस को प्रभावित कर रहे हैं, किन किन कारकों से हमारा केस इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है, इन सब बातों का भी पता केस स्टडी मेथड से आसानी से लगाया जा सकता है। फिर है अनुसंधानकर्ताओं के अनुभव का स्रोत। चूंकि केस स्टडी का स्वरूप बड़ा सरल होता है और यह बहुत छोटे पैमाने पर की जा सकती है, कम श्रम साध्य होती है, मितव्ययी होती है। ऐसे में अगर कोई शोधार्थी शुरू में केस स्टडी करता है तो केस स्टडी करते करते उसे शोध कार्य का अनुभव हो जाता है। अगर वो कई बार केस स्टडी कर चुका है तो उसे शोध कार्य का एक छोटा सा अनुभव हो जाता है और उस अनुभव का उपयोग वह अपने बड़े शोध कार्यों में कर सकता है। फिर है व्यक्तिगत भावनाओं तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन। व्यक्तिगत भावनाएं और मनोवृत्तियों का अध्ययन जितनी सफलता गहनता के पूर्वक हम केस स्टडी के माध्यम से कर सकते हैं, अन्य कोई भी साधन या शोध साधन ऐसा नहीं है जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत भावनाओं और मनोवृत्तियों के बारे में पता कर सकें। फिर है परिकल्पनाओं का स्रोत। केस स्टडी को परिकल्पनाओं का एक सशक्त स्रोत भी माना जाता है। जो केस स्टडी के निष्कर्ष होते हैं उनके माध्यम से हम बड़े शोध की परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं, मौलिक या प्रयोगात्मक शोध की परिकल्पनाओं का निर्माण कर सकते हैं। फिर अगला है वर्गीकृत निदर्शन बनाने में सुविधा। जो निदर्शन या जो डाटा है, डाटा को संग्रहित करने में और उसका वर्गीकरण करने में जो हमारा सैंपल है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको वर्गीकृत करने में भी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति हमारी सहायता कर सकती है या इसके माध्यम से हमें लाभ या सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो अगला पड़ाव है वह है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में कौन से दोष नहीं। तो दोष में आप देखिए केवल कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष। कहने को तो केस स्टडी में अध्ययन समग्र और बहुत ही गहराई से किया जाता है, लेकिन आलोचकों का अभिमत है कि केवल कुछ बिंदु या इकाइयों के आधार पर ही हम निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं और सैद्धांतिक रूप से तो इसको समग्र स्वरूप मान लिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसके सारे पक्षों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। दूसरा है दोषपूर्ण अभिलेखन। क्योंकि रिकॉर्ड बनाना, अभिलेखन करना केस स्टडी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, किंतु इसमें दोषपूर्ण अभिलेखन की संभावना निरंतर बनी रहती है। अगर अभिलेखन कार्य हमारा दोषपूर्ण होता है तो निष्कर्ष भी हमारा दूषित हो जाता है और हम सही निष्कर्ष तक केस स्टडी के माध्यम से नहीं पहुंच पाते। फिर है पक्षपात की संभावना। इसमें पक्षपात की भी पूरी संभावना बनी रहती है कि जो शोधार्थी है वो भाई भतीजावाद, मित्रवाद, संघवाद, किसी भी वाद के चक्कर में फंस सकता है और अगर वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी वाद के चक्कर में पड़ेगा तो फिर निरपेक्ष निर्णय या निरपेक्ष परिणाम आने की संभावना सीमित हो जाती है, संकुचित हो जाती है। फिर अगला है अप्रामाणिक तथ्य। इसमें ऐसे तथ्यों को भी स्थान प्राप्त हो जाता है जो वास्तव में प्रामाणिक नहीं होते या जिनका प्रमाणीकरण करना सरल नहीं होता है। नेक्स्ट है अमितव्ययी। बहुत मितव्ययी भी इसको विद्वानों ने नहीं माना है क्योंकि इसमें समय श्रम का खर्च ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है
कि एक एक केस का अध्ययन सालों साल चलता रहा, तब जाकर के कहीं निष्कर्ष आया। तो भैया इतना पेशेंस एक शोधार्थी के अंतर्गत होना चाहिए। आज सबसे ज्यादा कमी लोगों में या खास करके शोधार्थियों में पेशेंस की ही होती है कि वो उतावले हो जाते हैं, अधैर्य हो जाते हैं, अधीरता कि कितनी जल्दी शोध कार्य समाप्त हो और डॉक्टरेट की डिग्री लगा के डॉक्टर साहब बन जाए। तो केस स्टडी में ऐसे तमाम केस स्टडी की गई हैं और आज भी ऐसे तमाम केस स्टडी के लिए हम चयन कर लेते हैं जिसमें बहुत दीर्घ अवधि तक, लॉन्ग टर्म तक जुड़ करके उसके बारे में अध्ययन करना होता है। बाद में ऊब करके उसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है। तो ये कुछ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दोष हैं। अब इसमें जो अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु है वह है वैयक्तिक अध्ययन में ध्यान रखने योग्य बातें। ऐसी कौन सी बातें हैं अगर जिनका हम आप लोग ध्यान रखें या केस स्टडी करते समय ध्यान रखा जाए तो हमारा अध्ययन अत्यंत प्रभावपूर्ण और लाभपूर्ण हो सकता है। उसमें पहला है वैयक्तिक स्थिति का अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाए, अर्थात सामाजिक पृष्ठभूमि या सोशल बैकग्राउंड को कभी भी अवॉइड ना किया जाए। भले ही हम व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हो लेकिन उस व्यक्ति का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में ही किया जाए। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य पर उसका जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। आप व्यक्ति को समाज से अलग ले जाकर के अगर उसे अध्ययन की विषय वस्तु बनाते हैं तो निश्चित ही क्या होगा कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आएगा। इसलिए पहली बात का ध्यान यही रखना है कि वैयक्तिक स्थिति का अध्ययन सामाजिक पृष्ठभूमि में किया जाए। झूठे आत्मविश्वास का परित्याग किया जाए। कभी कभी जो शोधकर्ता होता है, रिसर्चर होता है, वो कुछ ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाता है, उसे कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास आ जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के छोटी छोटी त्रुटियां करता है जिसका कुप्रभाव या दुष्प्रभाव केस स्टडी पर पड़ता है। इसलिए आत्मविश्वास ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, ठीक है ना। ओवर कॉन्फिडेंस सदैव गलत करने पर मजबूर कर देता है व्यक्ति को। फिर है सामान्यीकरण पर नियंत्रण। केस स्टडी करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा फोकस किसी न किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट पॉइंट पर हो। बहुत अधिक जनरलाइज करके चीजों को ना देखा जाए, बहुत अधिक सामान्यकृत करके चीजों को ना देखा जाए। फिर अगला है घटनाओं का यथार्थ चित्रण। घटनाओं के बारे में जो भी वर्णन, व्याख्यान या ऑब्जर्वेशन हो वो यथार्थ होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर वो अवास्तविक है, आदर्शात्मक है, तब भी मान करके चलिए कि हमारा जो निर्णय आएगा, जो हमारा जो परिणाम आएगा वो निरपेक्ष नहीं होगा, सर्वमान्य नहीं होगा। फिर है स्वतंत्र जानकारी प्राप्त करना। किसी के दबाव में आकर के, किसी के वशीभूत होकर के, किसी के अनुराग में फंस करके, प्रेम में फंस करके, ईर्ष्या में फंस करके हमें केस स्टडी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी केस स्टडी कैसी हो, एब्सोल्यूट हो, निरपेक्ष हो। फिर है अधिक आत्म जागरूकता पर नियंत्रण। कभी कभी होता है कि कुछ ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है और हम अनावश्यक रूप से लोगों के बारे में गलत गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अनावश्यक आत्म जागरूकता भी केस स्टडी को प्रभावित कर सकती है। तो इन बिंदुओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारी केस स्टडी अत्यंत प्रभावशाली बन सकती है। तो आज हम आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत केस स्टडी नामक प्रकरण का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि केस स्टडी क्या होती है, एक उत्तम केस स्टडी की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, उसके महत्व, उसके दोष और महत्वपूर्ण वह बिंदु, वह बातें जो केस स्टडी करते समय ध्यान रखनी चाहिए एक रिसर्चर को, उस पर चर्चा की। अब यहीं पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और इस याचना अपील के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स के माध्यम से हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।